गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो शुरुआत होता है स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले ये जानते हैं स्टोमेट्री होता क्या है। स्टोमेट्री होता है कि कोई भी एलिमेंट कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी कितनी वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम कह सकते हैं, या तो मोल कह सकते हैं, या कितना नंबर है आप ये कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे C और O से बन रहा है CO2। ठीक है, तो हमें बस ये जानना है कि इसका ये कितना वॉल्यूम लिया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये 2 लिया जा रहा है, कार्बन 2 मोल लिया जा रहा है, या 2 लीटर कार्बन लिया जा रहा है, मतलब वॉल्यूम 2 लीटर दिया। ये सिर्फ 2 ही कार्बन के एटम लिया जा रहा है, और ऑक्सीजन 4 लिया जा रहा है, तो उससे 2 CO2 बन रहे हैं। तो ये जो 2 है, 4 है और ये 2 है, ये होता है इसका स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट। देखिए ये शायद वॉल्यूम भी हो सकता है इसका, शायद ये 2 लीटर हो, ये 4 लीटर गैस हो, और ये 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो, या मोल भी हो सकता है कि 2 मोल कार्बन है, 4 मोल ऑक्सीजन है, तो उससे बन रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या तो ये हो सकता है नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसे ही कहते हैं। तो अब जानते हैं कि हमें ये निकालना कैसे है। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन करते कैसे। स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन करने की 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप 1 है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस गिवन, मतलब जो भी सब्सटेंस दिया गया है आपको उसका नंबर ऑफ मोल पता करना है। दूसरा क्वेश्चन गिवन है राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट, क्योंकि जो इक्वेशन है उसको लिखो और उसे बैलेंस करो। और तीसरा स्टेप होता है कंपेयर स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस गिवन एंड सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड, मतलब कि कंपेयर करो जो स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, उन दोनों को कंपेयर करो तो उससे आंसर आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, H प्लस O से बन रहा है H2O। ठीक है, ये सिंगल O ही ले रहे हैं, ये एक सिंगल एटम ले रहे हैं कि H और O से H2O बन रहा है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितना मोल, और इसमें बस हमें ये बताया गया है कि 3 मोल O का यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन में बस गिवन है, ये गिवन है, मान के चलिए गिवन है कि 3 मोल O का इस्तेमाल हो रहा है H2O बनाने के लिए। सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना है। चलिए पहले बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। H प्लस O तो बन रहा है H2O। तो देखिए इसमें 2 H है तो इसमें 2 होना चाहिए, तो 2H प्लस O H2O हो गया। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे एक O है, यहाँ पे भी एक O है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, तो बैलेंस हो गया। तो इसमें देखिए क्या करना था, पहला रूल था पहले जो गिवन है, जो गिवन मोल या कुछ भी है उसे लिखो और उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो मैं इक्वेशन को बैलेंस भी कर चुका हूँ, यहाँ पे देखिए बैलेंस भी कर चुका हूँ और ये गिवन मोल भी लिख चुका हूँ। तो अब हमें कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, तो हमें पहले ये देखना है कि एक O देखिए यहाँ पे एक O है ना, वो 2H के साथ रिएक्ट करता है और एक H2O बनाता है। देखिए एक O है, 2H के साथ रिएक्ट करता है और एक H2O बनाता है। अगर 3 O रहे तो क्या होगा,
एक 2 से क्या करता है, तो 3 करेगा 6H को बनाएगा और 3H2O को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें पता चल गया, बाकी सब के स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट पता चल गया। तो इसका मतलब 3H जो रियल फार्मूला होगा वो होगा 6H प्लस 3O गिव्स 3H2O। इतना समझ में आया? इसे ही स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। हम तो आपको बस समझा के अच्छे से लिखे, इसलिए ऐसा हुआ है। जब आप नीट के एग्ज़ाम में अपने माइंड से करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। नेक्स्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता है कि सबसे कम अमाउंट में क्या गिवन है। जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान के चले, जैसे हमें गिवन है, एक रिएक्शन में हमें गिवन है 4H प्लस 3O गिव्स H2O। मान के चले कि 4H गिवन है और O 3 मोल ऑफ O गिवन है और 4 मोल ऑफ H गिवन है, और वो हमें H2O दे रहा है। और कितना H2O दे रहा है इससे मतलब हमको है नहीं, हमको बस पता करना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। देखिए, ये है पहला नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये है दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 3। पहला रिएक्टेंट का मोल 4 है और दूसरा रिएक्टेंट का मोल क्या है, 3 है। तो हमें पहले उसको पता करना है, उसको डिवाइड करना है स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, और उसका लोएस्ट वैल्यू जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो कितना होगा 2H प्लस O गिव्स H2O। ठीक है, बैलेंस कर लिए। तो हमें पता करना है कि इसमें ये अलग अलग है, इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, पता करते हैं। तो पहले गिवन मोल डिवाइड में ये रहा स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट, बैलेंस वाला स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब इसका करते हैं, गिवन मोल अपन स्टोमेट्रिक, इसका कॉफिशिएंट कितना आया, 3 आया। देखिए, लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये है, ये किसका है, ये H का है और ये O का है। ठीक है, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, H है। तो यही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले H ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जब H ही नहीं रहेगा तो H2O बनेगा नहीं, मतलब रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो लिमिटेड होता है, जो पहले ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, तो इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ मोल, कुछ मास प्रोडक्ट दे दिए गए हैं जो हमें ऑब्टेन हुए हैं, और जो मैक्सिमम मोल और मैक्सिमम मास हमें ऑब्टेन हो सकते थे। जैसे मान के चलिए, जरूरी थोड़ी ना होता है हर रिएक्शन में टोटल रिएक्शन हो ही जाए। हो सकता है कुछ रिएक्शन ऐसा हो मतलब कि हमें दिए ज़्यादा चीज़ है, हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ होते हैं, पर वो धीरे धीरे करते करते रुक जाता है वो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे चला गया है, या वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या वो रिएक्शन परफेक्ट यील्ड वाला नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मतलब हम तो सोचे थे कि मैक्सिमम मोल और मैक्सिमम मास मिलेगा, हम इसी हिसाब से जितना दिए उस हिसाब से मैक्सिमम मिलेगा, पर उतना ना मिल के उससे थोड़ा सा कम मिला, तो हमें वही को परसेंटेज यील्ड कहता है। यील्ड मतलब उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ उसका परसेंटेज निकालो जितना हो सकता था। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं, A प्लस B का हम यूज़ किए, A और B का हम यूज़ किए, और हमें जैसे मान के चलिए ये कोई रिएक्शन है, A प्लस 2B हमको देता है 1C। ठीक है, A प्लस 2B हमें 1C देता है, ये हम C बैलेंस करके मान रहे थे।
मान रहे थे बैलेंस करके हम इतना देना चाहिए ए और 2b रहे, तो ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन है, ठीक है। पर गिवन है कि हमने 8 ए का इस्तेमाल किया और 16b का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि इतना हमसे इस्तेमाल किया, लेकिन प्रोड्यूस सिर्फ 6 ही हुआ, जबकि हमें होना चाहिए था, ये हमारा मैक्सिमम है, ये जितना ऑब्टेन हुआ है, मतलब कि ये इतना ऑब्टेन हुआ है, ये इतना ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। पर हमें ये मैक्सिमम जितना ऑब्टेन होना चाहिए था, हमें इक्वेशन के, ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से हमें ऑब्टेन कितना होना चाहिए था, हमें इतना ऑब्टेन होना चाहिए था, ठीक है। पर हमें कितना हुआ, हमको तो सिर्फ इतना ही ऑब्टेन हुआ, तो हमें बस इसी का निकालना है, मतलब कि जितना मोल्स हमें ऑब्टेन हुआ, ये है हमारा परसेंटेज यील्ड। जितना मोल हमें ऑब्टेन हुआ, हमें 6 मोल ऑब्टेन हुआ, जितना मैक्सिमम मोल हमें ऑब्टेन होना चाहिए था, देखिए 8 मोल होना चाहिए था गुणे 100, तो यही है हमारा परसेंटेज यील्ड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 4, 3, 25, 75%। तो यही हमारा यील्ड है कि हमारा जो रिएक्शन है वो 75% हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, 75% प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का चांसेस है, ठीक है। तो अगला है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है? देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन भी एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जो SCP SCR लिखे है, SC का मतलब है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट के लिए है, नीचे वाला रिएक्टेंट के लिए है। यहाँ पे भी ऊपर वाला प्रोडक्ट के लिए, नीचे वाला रिएक्टेंट के लिए है, और यहाँ पे गुणा करके करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन, क्योंकि जितना मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन है उसको, ठीक है। हम आपको इसके बारे में भी समझा देते कि ये क्या है। जैसे इसमें बोला गया है, देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब सीक्वेंशियल समझ के कि एक सीक्वेंस में रिएक्शन है, एक इक्वेशन के बाद एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरा के बाद तीसरा रिएक्शन, तीसरा के बाद चौथा, जितना हो सके उतना रिएक्शन। जैसे हम मान के चलते हैं A प्लस B दे रहा है 3C, ठीक है। C हमें दे रहा है 4D, ठीक है, 4D दे रहा है, और 2D प्लस E हमें दे रहा है F, ठीक है। इतना हो रहा है। हमें बोला गया है, हमें जो बोला गया ना आखिर में मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन, जैसे हमें बोला गया है कि हमें B दिया गया है 3 मोल, ठीक है। B 3 मोल दिया गया है। अब हमें निकालना है फाइंड द F ऑफ मोल, इसका मोल निकालना है, इसका मोल को हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में दिया है। जैसे A प्लस B 3C बना रहा है, एक C 4D बना रहा है, और 2D और E मिलके यह बना रहे हैं। तो हमें ये दिया हुआ है 3 बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, और हमें B का मोल बताया गया कि इसका मोल 3 मोल है, और हमें इसका मोल पता कीजिए। तो ठीक है, हम करते हैं। हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखिए SPF प्रोडक्ट अपन SPF रिएक्टेंट गुणे SPF प्रोडक्ट या SPF, जितना रिएक्शन है सभी का प्रोडक्ट का मोल गुणे इसका मोल करना है। पर याद रखिए सिर्फ उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो अगले वाले का रिएक्टेंट में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इसका C, देखिए गिवन क्या है, ये B गया है, तो A को छोड़ दीजिए, गिवन B है तो B को लीजिए, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है C, क्योंकि यही प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इस C को यहाँ पे, तो हम अगले वाला रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेंगे वो इससे लेंगे, और प्रोडक्ट D को लेंगे। चलिए यहाँ पे एक 2G भी लिख लेते हैं।
ये इसको हम यूज नहीं करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 GB है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो अगला प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है। तो फिर से जब करेंगे तो प्रोडक्ट ये रहेगा और रिएक्टेंट क्या रहेगा ये। हम ई को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका इसमें कोई काम है नहीं, हमें इसी का बस ज़रूरत है क्योंकि यही अगले वाले का प्रोडक्ट था। ठीक है, तो जैसे हम करके देखते हैं। पहले देखिए प्रोडक्ट अपॉन स्टोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट गुणे दूसरे इक्वेशन का स्टोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद तीसरे रिएक्शन का स्टोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट गुणे मोल्स गिवन। कितना मोल गिवन है? 3 मोल गिवन है। तब इसको सॉल्व करते हैं। जो 1/3 आएगा ये 3 ही होगा, 1/4 4 ही होगा और ये हो जाएगा ये 4 ही होगा और ये हो जाएगा 0.5 गुणे ये हो जाएगा 3। तो इसमें आएगा जो आंसर आएगा वो आएगा 18 मोल्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ये पता चल गया कि एफ का कितना मोल हमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे करना है। नेक्स्ट, अगर परसेंटेज गिवन रहे, जैसे कि यही क्वेश्चन लीजिए, यही क्वेश्चन है। अब परसेंटेज भी गिवन है। जैसे बोल गया कि इसका रेट, इसका परसेंटेज यील्ड है 50%। बाकी कितना भी रिएक्टेंट आप डाल लो, कुछ भी कर लो, होगा तो सिर्फ उसका 50% ही, उसका सिर्फ 50% ही इस्तेमाल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका जैसे मान लीजिए इसका परसेंटेज यील्ड दिया गया है 25%, किसी अब 25% ही होगा और इसका परसेंटेज नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो छोड़ दो। ठीक है, इसका 50% है, इसका 25% है, इसका नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया है तो आप उसको 100% मान के चलिए, क्योंकि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं दिया है तो 100% मान के चलिए, मेरे को वहाँ पे कोई कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला करते हैं। पहला वही 3/1 होगा, पर देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी आ गया। परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? 50/100। ठीक है, ये पहला वाला का हो गया। दूसरे वाले का क्या था? 4/1 होगा, परसेंटेज 25 है तो गुणे 25/100। तीसरे वाले का क्या होगा? 1/2 और इसका परसेंटेज कुछ नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि 100/100 करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये वैसे छोड़ दीजिए। और गुणा क्या हो गया? 3 मोल्स। 3 मोल गिवन है तो 3 मोल। अब एफ का पता करना है, तो इसे देखिए, ये जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे होगा 4 गुणे 1/4, क्योंकि इससे 2 बार में कटेगा, इससे 4 बार में कटेगा। गुणे यहाँ पे होगा 0.5 गुणे 3। तो पहले इससे ये कट जाएगा, ख़त्म। यहाँ पे 0.5 बचा है, ये भी 0.5 है, तो 9 × 3 39 और ये भी 0.5 होगा, 1/2 है और ये भी 1/2 है तो 0.5 है। 0.5 × 0.5 तो 0.25। ठीक है, 9 × 0.25 तो कितना होगा? तो इसका होगा 5 2.25, तो इसका होगा 2.25 मोल्स। मतलब जो मोल निकलेगा एफ का वो होगा 2.25। देख लीजिए फिर से कैलकुलेशन पूरा सही है कि नहीं। हाँ, कैलकुलेशन पूरा सही है। ठीक है, तो इसका जो नेट मोल निकलेगा, एफ का जो मोल्स निकलेगा वो क्या होगा? वो 2.5 होगा। ठीक है, इतना भी परसेंटेज यील्ड भी समझ गए। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ़ इन एनी गैस P, V एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमेशा यन सेम होगा। जैसे मान लीजिए 2 गैस दिया है, A और B। बोला गया है एक गैस को भी 1 लीटर वॉल्यूम में रखा गया है, 1 लीटर। इस गैस को भी 1 लीटर वॉल्यूम में रखा गया है। इस गैस को भी
टेम्परेचर को 1 केल्विन ही मान के चलिए, 1 केल्विन में रखा गया है और इसके प्रेशर भी 1 atm ही लगाया गया है। तो इन दोनों का मोल पता करें कि इन दोनों का मोल कितना होगा। ठीक है, इन दोनों का मोल कितना होगा ये पता लगाना है। देखिए अब जानते हैं PV = nRT होता है, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ये फॉर्मूला आपको देख ले। आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ाए थे PV = nRT होता है। देखिए प्रेशर क्या है 1 atm, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, एक गैस के लिए हम निकाल रहे हैं। प्रेशर क्या है 1 atm, वॉल्यूम 1 लीटर, R तो पहले से कांस्टेंट है और T इतना ही है, तो N = क्या आया PV/RT, ये वह A के लिए, और वही NB के लिए क्या होगा, क्योंकि वही सेम ही चीज़ है, ये भी होगा PV/RT। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, NA/NB, तो क्या होगा PV/RT अपान में PV/RT। देखिए PV/R तो कांस्टेंट ही है, तो दोनों में सेम ही रहेगा, PV/RT सब सेम है, तो PV ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा NA/NB = 1, तो NA = NB। देखिए मोल सेम हो गया ना। तो वैसे ही जब सब कुछ कांस्टेंट रहे, PV/T ये तीनों अगर कांस्टेंट रहे, बराबर रहे, तो N हमेशा सेम रहता है गैस के लिए। पर देखिए ओनली फॉर गैस, ये सॉलिड ओनली फॉर गैस, ये सॉलिड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, फिर से बता देते हैं। देखिए PV = nRT रहे, अगर NA के लिए निकाले तो PV/RT होता है, ठीक है, और NB के लिए निकाले तो PV/RT होगा। इनसे में PV/RT सब सेम है, तो जब सब सेम ही है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा PV/RT, PV/RT, तो ये इससे कट जाएगा, तो NA/NB = 1 आएगा, तो NA = NB। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर PV और T सेम हो तो N ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये पता चल गया। अगला मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, मोलैरिटी जैसे निकालते हैं, फॉर्मेलिटी भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं, जैसे मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऐसे ही मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों निकलता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है, वो ये है कि मोलैरिटी जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी रिएक्शन है उसमें एटम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, तो उसके लिए हम मोलैरिटी यूज़ करते हैं। पर फॉर्मेलिटी तब यूज़ करते हैं जब आयंस की बात आ जाए, जैसे Na+ और Cl- आयन यूज़ करके NaCl बन रहा है, तब जब Na का जब हमें निकालना होगा, जैसे NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया गया, वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो वाटर में आते क्या होगा, हो जाएगा Na+ हो जाएगा और Cl- हो गया, तो अब ये आयंस हो गए ना। अगर हमें पूछा कि Na का फॉर्मेलिटी निकालो, Cl का फॉर्मेलिटी निकालो, तो फॉर्मेलिटी हमेशा किसका होता है, फॉर्मेलिटी हमेशा आयंस का होता है। तो इसका मतलब कि हम जब आयंस की बात हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी, जब एटम या मॉलिक्यूल की बात हो तब क्या हो जाएगा मोलैरिटी। इन दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम होता है। ठीक है, अब अगला है मोलैलिटी। देखिए ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। मोलैलिटी = मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। देखिए इसमें वॉल्यूम बोला गया था, पर इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन बोला गया था, इसमें सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मास परसेंटेज। अब मास का हमें परसेंटेज निकालना है। देखिए परसेंटेज तो बहुत तरीके से निकालते हैं, पहले मास परसेंटेज सीख लेते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है।
मास परसेंटेज। पहले मास ऑफ सॉल्यूट लीजिए, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन लीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए। ठीक है, मास है मतलब केजी में ले सकते हैं, अगर ऊपर केजी नीचे केजी, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, ऊपर का मास जैसे रहेगा नीचे का मास वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज बहुत तरीके से निकाला जाता है, W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/W परसेंटेज। देखिए W मतलब वेट या मास मान सकते हैं और V मतलब वॉल्यूम मान सकते हैं। ये W/W मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज। मतलब ऊपर जो सॉलिड होगा वो भी उसका भी मास होगा, नीचे जो सॉल्यूशन होगा उसका भी मास ही होगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब ऊपर सॉलिड का भी लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा, कुछ के पर वॉल्यूम में होगा और नीचे का सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होगा। W/V मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, V/W मतलब ऊपर वॉल्यूम नीचे मास। इसको परसेंटेज मतलब गुणे 100 कर देना है। ठीक है, स्ट्रेंथ का क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इससे स्ट्रेंथ, इसे परसेंटेज समझने की गलती मत कीजिए क्योंकि इसमें देखिए मल्टीप्लाई में 100 नहीं है, बस मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ठीक है, अभी तक जितना पढ़ लिया है, अब हम थोड़ा रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, मोल फ्रैक्शन आपको बताया नहीं, ये पहले मोल फ्रैक्शन बता लेते हैं फिर ये रिलेशन बताएंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का एक तरह का फ्रैक्शन, मतलब सॉल्यूट, जैसे हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो पहले ऊपर सॉल्यूट का मोल अपान में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तो पहले सॉल्यूट का मोल लीजिए प्लस कर दीजिए सॉल्वेंट का मोल में और उसी को डिवाइड करना है। देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा नीचे टोटल मोल लेते हैं, और मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो ऊपर में मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखिए दोनों में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो अब इतना समझ गए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गुणे मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुणे वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको। ठीक है, समझ में आ गया मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। अगला, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। देखिए इसका दो है, मैं एक थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा हुआ है और एक थोड़ा इजी तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इजी वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी गुणे डेंसिटी डिवाइड में 1 प्लस मोलैलिटी गुणे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट का मोलर मास लेना है, डिवाइड में 1000। ठीक है, अगला है मोलैलिटी गुणे 1000 गुणे डेंसिटी अपान में 1000 प्लस, गुणा नहीं है यहाँ पे प्लस है, मोलैलिटी गुणे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगला डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। देखिए अब पता दिखा देते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन निकला कैसे है। जैसे डाइल्यूशन इक्वेशन कैसे निकला हम ये पता कर देते हैं। जैसे ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसका तो क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है ना, जैसे मान के चलिए 1 मोल है, डाइल्यूशन इक्वेशन का मतलब होता है 1 कंटेनर है, 2 कंटेनर, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम लिया गया है, यहाँ पे शायद उससे ज़्यादा या उससे कम लिया गया है। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम है, ये V1 है, ये V2 है, इन दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है। अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो यहाँ पे
M1 होगा, इसका मोलैरिटी भी डिफरेंट होगा, और इसका M2 होगा, मोलैरिटी भी डिफरेंट होगा, पर इसमें जो मोल मिलाएंगे, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है। तो क्या होता है, देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से जो मोल होता है वो क्या हो गया, एम भी हो गया, मतलब मोलैरिटी गुणे वॉल्यूम। तो ठीक है, देखिए इन दोनों मोल सेम है, तो एन इजकल टू एन है, ठीक है, एन इजकल टू एन है, मोल सेम है, तो इसका क्या होगा, M1V1 इजकल टू M2 V2, ठीक है। तो वही लिखा गया है डायलेशन इक्वेशन में, M1V1 इजकल टू M2 V2, ठीक है। और ये हम वही समझा है कि इसमें M इजकल टू मोल अपन वॉल्यूम होता है, तो मोल इजकल टू M भी होगा, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अगर कोई मिक्सचर रहे तो उसका मोलैरिटी क्या होगा, देखो इसका M3, जैसे कोई भी M1V1 मिक्सचर है, बाकी इसका n सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। M1V1 है था, मतलब एक कंटेनर में M1V1 था, दूसरे कंटेनर में M2V2 था, ठीक है, M2V2 था। इन दोनों का मिक्स करके एक तीसरा कंटेनर बनाया गया है, एक तीसरा कंटेनर बनाया गया है जिसमें इन दोनों को मिक्स करके क्या आया, M3V3 आया, ठीक है, मिक्स करके। तो हमें उसी M3 निकालना है, तो M3 इजकल टू क्या होगा, M3 इजकल टू होगा M1V1 प्लस M2V2 अपन V3। V3 कैसे आया, जो तीसरा वाला वॉल्यूम आया है पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम को जोड़ के ही आया है, तो इसकी जगह और एक लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपन में V1 प्लस V2, कि जो V3 है वो V1 प्लस V2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीटेड देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।